स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। बिहार की 4 विभूतियां। राय बहादुर श्यामनंदन सहाय। राय बहादुर श्यामनंदन सहाय का नाम याद करते ही एक लंबे कद्दावर व्यक्ति का चित्र सामने खिंच जाता है। श्यामनंदन बाबू जैसे लंबे चौड़े पुरुष थे, वैसा ही विशाल उनका व्यक्तित्व भी था। अंग्रेजी राज के उत्तरार्ध में बिहार में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा सर गणेश दत्त सिंह के अवसान के बाद जो 2 प्रमुख राजनेता बिहार में उभरे, वे थे राय बहादुर श्यामनंदन सहाय तथा सर चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश। श्यामनंदन बाबू का जन्म 1 जनवरी सन 1900 ईस्वी को हुआ था। ज़्यादा उम्र उन्होंने नहीं पाई और सन 57 के चुनाव के बाद जब मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने की खबर वोट गिनने के साथ साथ आ रही थी, तब वे संसार से कूच करने को अपना बिस्तर गोल कर रहे थे और चुनाव परिणाम पूरा आने के पहले ही वे चल बसे। रात में चुनाव जीतने की खबर के साथ ही साथ उनकी मृत्यु की खबर भी हमें मिली। दूसरे दिन सरकारी पानी के जहाज से हम तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री आचार्य बद्रीनाथ वर्मा एक ही साथ गंगा पार उनकी अंत्योष्टि क्रिया में शामिल होने गए। उधर उनका पार्थिव शरीर जल रहा था और इधर बद्री बाबू हमें किस्सा सुनाते जा रहे थे। आज बिहार की बहुत बड़ी क्षति हुई। विद्यार्थी जीवन से ही श्यामनंदन बाबू बिहारी विद्यार्थी परिषद के अधिवेशनों में भाग लेते रहे और मंच के प्रमुख वक्ता होते। उसी समय से वे सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लगे थे। बड़े ही उत्साही और मेधावी युवक थे। शिक्षा समाप्त करते ही वे राजनीति के मैदान में कूद गए और तत्कालीन बिहार विधानसभा के जन्म से ही किसी न किसी रूप में सदस्य रहे। वे बिहार के एक प्रमुख जमींदार और रईस परिवार से आते थे और इसीलिए उस समय की सरकार के समर्थकों में थे। मगर कांग्रेसी राज आते ही वे स्वतंत्र रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर और बाद में लोकसभा के जन्म से ही उसके कांग्रेसी सदस्य रहे। सांसद के रूप में उनकी सेवाएं अमूल्य रहीं। बिहार विश्वविद्यालय के तो वे शुरू से ही कुलपति रहे। उस जमाने में मैं उनके साथ बहुत रहता था और मेरा यह दावा है कि आज बिहार विश्वविद्यालय जो भी है वह उन्हीं के अथक परिश्रम की देन है। उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते भारत के नुमाइंदे के रूप में इंग्लैंड तथा रूस की भी यात्रा की थी। रूस से लौटने के बाद जब बिहार विश्वविद्यालय ने उन्हें सम्मानार्थ भोज दिया तो मैंने देखा कि भोज में जाने के पहले वे अपने ऑफिस में बैठे ध्यान लगाए राम नाम ले रहे हैं। पूजा के उपरांत ही वे भोजन में शामिल हुए। वे इतने आस्तिक पुरुष थे, मैं नहीं जानता था। नैतिक मूल्यों के वे जबरदस्त हिमायती थे। एक बार उनके अनुज देवनंदन बाबू ने हमें उनकी यह कथा सुनाई थी। जब वे दीप बाबू से 1937 का चुनाव हार गए तो अंग्रेजी राज के ज़िले के कुछ महाप्रभुओं ने उनसे कहा कि यदि वे अनुमति दें तो बक्सा बदल कर वे उन्हें विजयी घोषित कर दें। श्यामनंदन बाबू के लाखों रुपए खर्च हुए थे, मगर उन्होंने झट कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना करें। मैं नहीं चाहता कि चुनाव और वोट की गरिमा को मिट्टी में मिला दूं। वे एक ईमानदार तथा जवाबदेह राजनेता थे
और राजनीति में ऊंचे प्रतिमानों की रक्षा में सदा तत्पर रहते थे। उनके निधन से बिहार के राजनीतिक जीवन में एक शून्यता आ गई जो अभी तक मिटी नहीं। श्री महावीर प्रसाद। श्री महावीर प्रसाद बार एट लॉ उन विभूतियों में थे जिन पर बिहार को सदा गर्व रहेगा। वे दानवीर पहले थे और विधि ज्ञाता पीछे। तभी उनके जीवन काल में घर घर यह चर्चा रही कि आप ऐसे गुप्तदान के हिमायती थे कि अपने दाएं हाथ से किसी को दान देते तो उनके बाएं हाथ को भी इसका पता नहीं रहता। कोई भी ऐसा गरीब बेटी का बाप न होगा जो उसकी शादी के समय बिना भारी भरकम रकम पाए उनके घर से लौटा हो। और पहली तारीख को तो पटना विश्वविद्यालय के गरीब छात्रों की एक भीड़ ही उनके द्वार पर अपना माहवार पाने को खड़ी रहती। पटने की सार्वजनिक संस्थाओं तथा नाट्य संगीत कला संस्थानों के तो वे प्राण ही थे। जैसा मुझे याद है, जाने कितनी रातें वे संगीत नृत्य मंडली में बैठे गुजार देते और सुबह 5 बजे से अपने ऑफिस में पहुंचकर उस दिन के मुकदमों के कागजात देखते और वकीलों से घिर जाते। विधिवेत्ता तो ऐसे ऊंचे तबके के थे और उनकी प्रतिभा ऐसी प्रखर थी कि किसी दिन किसी मुकदमे के कागजात वे काम की भीड़ भाड़ में नहीं पढ़ पाते और वह केस खुल जाता तो विरोधी पार्टी की बहस सुनकर ही अपनी बहस कर देते और केस जीत जाते। ना कहना तो उन्होंने जाना ही नहीं और उनका घर दोस्तों का स्थायी आवास ही बन गया था। किसी कमरे में उत्तर प्रदेश के गुरु सेवक वकील पड़े हैं तो किसी कमरे में गया के खां साहब, किसी कमरे में तंत्र शास्त्र के पारखी दत्त साहब सपरिवार जमे हैं तो किसी कमरे में बनारस के गणेश जी या बीरू बाबू। हर तबके के लोग, हर फिरके के लोग उनके आश्रम में जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उनसे पैसे भी ले रहे हैं, कपड़े भी बनवा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, समता की डोरी में सभी बंधे पड़े हैं। गीता की टीका उनके अग्रज श्री मंगल चरण ने लिखी और उसे जीवन में उतारा महावीर बाबू ने। तभी तो उनकी मृत्यु के बाद हर एक की जबान पर यही शेर था, किसी में रंग बू ऐसा न पाया, चमन में गुल बहुत गुजरे नजर से। श्री जगदीश चंद्र माथुर। श्री जगदीश चंद्र माथुर ICS स्वयं उत्तर प्रदेश के रहते हुए भी उनका कार्यक्षेत्र बिहार ही रहा। खुर्जा के एक हेडमास्टर के वे प्रथम पुत्र थे और मैट्रिक से लेकर MA तक वे हर परीक्षा में सर्वप्रथम ही आए। तभी तो पहले ही साल में वे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। 1943 में हाजीपुर में उनकी शादी के भोज में मैं भी आमंत्रित था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वे मेरे समकालीन थे, परंतु जब देश के प्रसिद्ध नाटककार के रूप में वे चमके तो मेरी उनसे घनिष्ठता बहुत बढ़ गई। मेरी पत्रिका नई धारा में बराबर लिखते रहे और जीवन के अंतिम दिनों में पटना आकर हमें दर्शन भी दे गए। उनकी आखिरी इच्छा यह थी कि बिहार आचार्य शिवपूजन सहाय के तमाम साहित्यिक अवशेषों को किसी म्यूजियम में सुरक्षित रखे। वे अमूल्य धन हैं, मगर शायद यह आज तक न हो सका। माथुर साहब देश के उन इने गिने पुरुषों में थे जो प्रशासनिक सेवा में रत रहकर भी हिंदी की सेवा अनवरत करते रहे। श्री ग्रियर्सन, श्री RC दत्त तथा श्री बालकृष्ण राव की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। वे सभी ICS थे। माथुर साहब ने शिक्षा सचिव के रूप में बिहार को बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तथा पाली संस्थान जैसी अनमोल संस्थाएं दी तथा हाजीपुर के SDO की हैसियत से वैशाली का जीर्णोद्धार किया। सरकारी स्तर पर संगीत नृत्य कला परिषद की स्थापना भी उन्होंने की।
मगर वह संस्था अब मर चुकी है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ने हमारे बड़े भाई, जो उनके सहपाठी थे, को बताया कि हम बैंकॉक प्रवास में भारतीय संस्कृति संबंधी बहुत सारी सामग्री दक्षिण पूर्व एशिया से लाए थे और अवकाश प्राप्त कर उन्हीं पर कई खोजपूर्ण पुस्तकें लिखने की उनकी योजना थी। मगर हरी इच्छा बलियसी, वे अवकाश प्राप्त करते ही इस संसार से तिरोहित हो गए। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह मेरे पिता थे। उनके विषय में कुछ भी लिखना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं, मगर भाई धर्मराज किशोर के आदेश का पालन ना हो तो वह भी घृष्टता ही होगी। लीजिए, उनकी याद आते ही लाखों घटनाएं मस्तिष्क में कौंध जाती हैं। फिर क्या लिखूं क्या ना लिखूं। खैर, आप तो मुझसे उनके विषय में कुछ खास खास बातें ही सुनना चाहेंगे। वे तो बहुचर्चित साहित्यकार थे। सभी उनके विषय में कुछ न कुछ जानते ही हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था। कोई भी उन्हें बुरा भला कहकर चला जाता, मगर उसे बिना बुरा माने हंसकर टाल देते रहे। कोई कितना भी उन्हें उकसाए, मगर वे सदा एक सा ही बने रहते। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे किसी को ना नहीं कह सकते थे। इसलिए जब किसी असंभव काम को वे नहीं कर पाते तो उन्हें लोग बुरा भला कहकर चले जाते, मगर वे इसका कोई प्रतिकार नहीं करते। साहित्य सृजन में उनकी सफलता का मुख्य कारण था उनकी अपूर्व स्मरण शक्ति। लाखों लाख पद, सवैये, शेर, नगमे उन्हें याद थे और आसानी से बुढ़ापे में भी याद कर लेते थे और सभा गोष्ठी में खूब सुनाते रहते। एक बार महाकवि पंत ने उनकी यह प्रतिभा देखकर दिनकर जी से उनकी बड़ी प्रशंसा की। मृत्यु से 2-4 ही दिन पहले प्रसिद्ध कथावाचक पंडित जगदीश शुक्ल उन्हें देखने आए और उन्होंने कहा, सरकार, राम नाम लें, राम राम। वे मूर्छित से थे। झट आंखें खोल दी और विनय पत्रिका का एक पूरा भजन सुना दिया उन्होंने। शुक्ल जी दंग रह गए। वे समझते रहे कि वे सब भूल गए। उनमें जिजीविषा इतनी थी कि मरने के 2 घंटे पहले डॉक्टर शरण उन्हें देखने आए तो झट आंखें खोलकर उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें नींद आ रही है, आप जाएं। डॉक्टर शरण ने बाहर आकर मुझसे कहा कि वे अब चंद मिनटों के ही मेहमान हैं, तैयार रहना। सचमुच वे शीघ्र ही चिर निद्रा में लीन हो गए। शरीर छोड़ते उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। बड़ी है वह रूह जो तन से बिना रोए निकलती है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।